हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज। अब जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? आपने सुना होगा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, वो कम्युनिकेशन होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे कलीग्स होते हैं तो आपस में बात करते हैं। जब भी वो किसी भी काम से फ्री होते हैं, गॉसिप करते हैं, किसी भी तरह का रूमर होता है ऑफिस के अंदर कि ये आने वाला है नया प्लान, या फिर अब ये नई पॉलिसी आने वाली है। तो इस तरह की जो गॉसिप होती हैं, इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, वो कौन सी कम्युनिकेशन कहलाती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या फिर वर्टिकल। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की फॉर्मल, या फिर अगर हम बात करें कि किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं होता है इस तरह की कम्युनिकेशन में। यहाँ पर एक गॉसिप तरह की जो जैसे कि आप गॉसिप करते हैं तो गॉसिप का कोई वेस्ट नहीं होता। हम अपने कोई भी हमारा जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, जिसके साथ हम क्लोज हैं, उससे हम इस तरह की जो कम्युनिकेशन है करते हैं। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन मोस्टली जो एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के बीच में, कभी कभी जो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि किसी किसी कंपनी में वहाँ पर हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। वहाँ पर सब लोग बहुत मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। तो वहाँ भी अगर हम बात करें तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, तो हम नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर ये इसके अंदर कोई हायरार्की होनी चाहिए। ये एक तरह से एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये हिंदी में क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जॉब डिजाइन अप्रोचेस इज। अब जो जॉब डिजाइन है वो किस तरह की अप्रोच है? जॉब एनरिचमेंट की, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब डिजाइन की बात की जा रही है। तो जॉब डिजाइन के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर सारे फैक्टर्स लेके चलते हैं जॉब के अंदर, क्या कैसे काम करना है, किसको काम करना है। तो ये देखिए, अगर आप ऑप्शंस को देखें तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर उसके नेचर के बेसिस पे किया जाता है। जॉब एनलार्जमेंट में उसकी ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया जाता है। जॉब रोटेशन में क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ को यहाँ पर उसका नेचर सेम रहता है, बस उसको क्या है कि दूसरी जॉब में उसको रोटेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जॉब डिज़ाइन तीनों ही जगह अप्लाई होगी, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का क्या एलिमेंट है आपको ये बताना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रूल्स एंड रेगुलेशंस, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है आप कोई भी काम यहाँ पर नौकरशाही या फिर तानाशाही इस तरह की चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं कि इसको ये काम करना है तो करना है, ये रूल बना दिए हैं, इस तरह के रेगुलेशंस हैं कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि आपने सबको सारी चीज़ें अलोकेट कर दिया, उसको वो काम करना है, और उससे ऊपर की अथॉरिटी उसके ऊपर क्या करेगी, डिक्टेटरशिप करेगी, यानी कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा, वो उसको वो काम करवाएगी। हायरार्की अथॉरिटी में क्या होता है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, जैसे कि टॉप हो गया, मिडिल हो गया, लोअर मैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सबकी ड्यूटीज असाइन होती हैं, उनको वो काम करना है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और वहाँ पर उनको जो भी ड्यूटीज दी गई हैं वो उनको परफॉर्म करनी है। तो ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही एलिमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही एलिमेंट हमारे ब्यूरोक्रेसी को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो मॉडल है वो क्या बताता है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड, या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप अपना होमवर्क के लिए रखिए। ठीक है, ये आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है, अब ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा टू फैक्टर थ्योरी को, तो यहाँ पर आपको ये बताना है ये टू फैक्टर थ्योरी जो है मोटिवेशन की, ये किसने दी है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो मोटिवेशन की थ्योरीज को जरूर कर लीजिएगा, खासकर ये टू फैक्टर थ्योरी, और साथ में आप कौन सी करेंगे, नीड थ्योरी।
नीड थ्योरी भी बहुत पूछी जाती है और ये टू फैक्टर थ्योरी भी बहुत पूछी जाती है, बेसिक नीड थ्योरी जो होती है। अब देखिए ऑप्शन है एएस मास्लो, डेविड, हर्ट्जबर्ग और हैकमैन। तो यहाँ पे हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट अगेन थ्योरी आ गई, विच थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय बी एफ स्किनर। अब जो बी एफ स्किनर जो है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग या फिर थ्योरी ऑफ एसोसिएट्स। तो बी एफ स्किनर की बात करें तो इन्होंने दिया ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी यानी संचालक स्थिति सिद्धांत। तो ये आप बस एज इट इज इसको याद कर लीजिए, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं थ्योरी डिस्कशन हो तो हम थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसमें कौन सा इसमें से फंक्शंस इंक्लूड नहीं किया जाता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉस्ट कंट्रोल या फिर ट्रेनिंग। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? एक यहाँ पर पर्सोनेल की बात की जा रही है। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम रिक्रूटमेंट भी बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल की बात नहीं करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल की बात हम कहाँ करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है फंक्शन वो है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफिंग इंक्लूड्स। अब स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है ये हमें बताना है। वर्कलोड एस्टिमेशन, प्लेसमेंट, इंडक्शन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए स्टाफिंग के अंदर हम प्लेसमेंट को भी देखते हैं, इंडक्शन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्कलोड एस्टिमेशन भी आएगा, क्योंकि वर्कलोड एस्टिमेशन में क्या होता है जब हम स्टाफिंग करते हैं, किसी भी पर्सन को अपॉइंट करते हैं, ये सारी अपॉइंटमेंट, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो जब हम उसको अपॉइंट करेंगे तो हम वर्कलोड भी देखेंगे कि एस्टिमेट लगाएंगे कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, इसको जो ड्यूटी असाइन की जाएगी वो कितनी कैपेबिलिटी की होगी, क्या वो उसको ठीक तरह से कर सकता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ही हमारे स्टाफिंग का पार्ट बन जाएंगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपटीशन एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर। अब जो कंपटीशन एक्ट है आपने पढ़ा होगा कंपटीशन एक्ट के बारे में, तो आपको ये बताना है ये कब आया था? जून 2002, दिसंबर 2002, जनवरी 1999 या फिर नन ऑफ दीज। अगेन कंपटीशन फ्रेंड्स मैं आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कम से कम 4 से 5 बार पहले भी बता चुकी हूँ। इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये भी आपको होमवर्क में बताना है। इससे पता चलेगा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है या नहीं, या फिर आपने अपना पहले से ये याद किया है या नहीं। तो ये आपको मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगी कंपटीशन एक्ट के बारे में। और मैंने इस पे थ्योरी क्लास भी करी हुई है, तो आपने अगर कंपटीशन एक्ट को पढ़ना है तो आप कंपटीशन एक्ट की जो थ्योरी क्लास है उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट में ये सारी ही चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्लाइमेट भी है, वाटर भी है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा अगेन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसके साथ ही साथ कुछ और थ्योरी की भी मैं आपको साथ ही साथ बता देती हूँ। यहीं पर देखिए थ्योरी एक्स एंड वाई, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, किसने दी थी? तो थ्योरी एक्स एंड वाई दी थी मैक ग्रेगर ने, ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये मैकग्रेगर ने दी थी। और देखिए थ्योरी एक्स के अंदर क्या है? थ्योरी एक्स के अंदर जो पर्सन होते हैं वो पैसिव होते हैं, यानी कि इनको किसी के मोटिवेशन की जरूरत होती है, किसी को लीड करने की जरूरत होती है। जब तक इन जो थ्योरी एक्स वाले जो पर्सन होते हैं, यानी इस नेचर के पर्सन जो होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कोई पर्सन हमें पीछे से मतलब एक तरह से क्या होता है, हमें पुश करे तब हम किसी काम को करेंगे। कोई हमसे कहेगा कि आप ये काम करो तब ये करते हैं। जबकि नेचर वाई के जो पर्सन होते हैं, यानी थ्योरी वाई के अंदर जो डिफाइन किए गए हैं पर्सन, वो पर्सन होते हैं जो कि खुद से इनिशिएट लेते हैं, यानी कि किसी को भी इनको मोटिवेट करने की या फिर लीड करने की जरूरत नहीं होती है। ये खुद से एक नए काम को करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वाई लोग नहीं आते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्स नहीं आते हैं। आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जो एक्स पर्सन लोग होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं,
वो खुद से काम नहीं करते हैं, जबकि वाई जो होते हैं वो बिल्कुल भी आलसी नहीं होते हैं, वो खुद से काम करते हैं, किसी को उनको बोलने की जरूरत नहीं होती कि आप ये काम करिए। ठीक है, तो थ्योरी एक्स एंड वाई भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन और है, जैसे कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। तो ये किसने दिया था, ये थ्योरी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉरी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और की बात करें, जैसे कि इसके साथ ही साथ जैसे कि जो हमारी हॉथरॉन थ्योरी है वो किसने दी थी, तो मेयो ने दी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास भी जाके देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के ऑथर कौन है, तो वो है चेस्टर बर्नार्ड। तो इस तरह से आपके एग्जाम में थ्योरीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। अब प्लीज फ्रेंड्स, आपको मेरी एक हेल्प करनी है। अब आपको मुझे चैप्टर, ठीक है, या तो आप मुझे कोई चैप्टर बताइए कि मैं इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ अब सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये रह गया है या फिर आप किसी पे रिवीजन चाहते हैं, तो प्लीज़ अब आपको मुझे चैप्टर बताना है कि मैं किस चैप्टर के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस करवाऊं, या फिर आप मुझे सब्जेक्ट भी बता सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर और क्वेश्चंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी हेल्प आपको मेरी करनी है, आप मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं आपको उसी चैप्टर या उसी इस सब्जेक्ट से आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।